हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज है 2 जून। तो 2 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के पॉइंट्स हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हाल ही में किस कंपनी ने अपना एक नवाचार केंद्र खोला है। रुकिए 2 मिनट। हाँ, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस कंपनी ने अपना नवाचार केंद्र खोला है। तो हाल ही में टीसीएस ने अपना एक नया नवाचार केंद्र खोला है जो कि यूरोप में है। यूरोप के एम्स्टर्डम और नीदरलैंड में ये नवाचार केंद्र खोला गया है। तो अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला है। यह जो है हब के नेटवर्क में पहला होगा, जिसे यूरोप में टी सी एस स्पेस स्पोर्ट्स के नाम से जाना है। यानी यूरोप में इसका जो नाम होगा वो टी सी एस स्पेस स्पोर्ट्स, और यह हब के नेटवर्क में ऐसा पहला है। टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है वो अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र उसने एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला है। इसमें क्यों खोला गया है ये, इसमें सतत चुनौतियों को हल करने के लिए जो भी चैलेंजेस आएंगे और डिजिटल जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं और जो भी टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करने में मदद करेगी। इस नवीनतम जो नया जो नवाचार केंद्र खोला गया है इसमें विश्वविद्यालय जो भी इसमें यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी और जो भी व्यवसाय और स्टार्टअप, और इसमें सरकार को एक साथ लाने की जो है योजना बनाई गई है। संगठनों द्वारा जो भी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं उन पर ध्यान इसमें केंद्रित किया जाएगा। अब वैश्विक स्तर पर इसका क्या महत्व है, इसमें 70 विश्वविद्यालय जुड़े हुए, 2000 से अधिक स्टार्टअप हैं और बड़ी तकनीकी कंपनियां जैसे कि अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट होगी, और जो बड़ी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी बड़ी जो टेक्निकल जाइंट कंपनियां हैं उनके साथ इनके जो ग्राहक हैं वो भी जुड़ेंगे। और सरकारें टी सी एस स्पेस स्पोर्ट्स के नेटवर्क से जुड़ी हुई होंगी। अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को देखते हैं। टाटा जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो उसके सीईओ अभी राजेश गोपीनाथन है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। नीदरलैंड्स नीदरलैंड की अभी जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम। यहाँ पर ही ये टीसीएस का नवाचार केंद्र खोला गया है। और इसकी जो करेंसी है, मुद्रा यूरो है। इसके प्रधानमंत्री अभी मार्क रूट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किस देश के द्वारा बनाया गया है। तो हाल ही में दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड बनाया गया है जो कि भारत के द्वारा बनाया गया है। और ये आत्मनिर्भर भारत के द्वारा ही बनाया। आत्मनिर्भर भारत की जो योजना प्रधानमंत्री जी ने कहा था उसके अनुसार उसके ही रूप में इसको विकसित किया गया है। दुनिया का पहला नैनो यूरिया इंडियन फार्म इसको बनाया इफ़को ने। इफ़का का जो फुल फॉर्म है वो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसके द्वारा इसको बनाया गया है। हाल ही में इफ़को ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है। ठीक है, यह उन्होंने कब किया, जब अपनी इनकी 50वीं वार्षिक आम सभा में भारत में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में इसको पेश किया गया था। नैनो यूरिया लिक्विड क्या है। तो भारतीय वैज्ञानिकों व इंजीनियरों द्वारा कई वर्षों की शोध के बाद इसे बनाया गया। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के हेतु विकसित इस यूरिया को कहाँ पर बनाया गया है, इसको नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो कि कलोल में है। ठीक है, यह एक सांपातिक तकनीक के माध्यम से स्वदेशी रूप से निर्मित विकसित किया गया दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड है। यानी यह ऐसा पहला नैनो यूरिया लिक्विड है जो कि अभी बनाया गया है इफ़को के द्वारा, और यह पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से निर्मित है। यह पौधों को पोषण के लिए प्रभावी रूप से और कुशल है। बेहतर पोषण गुणवत्ता, इसके साथ ही जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है इसको भी बढ़ाता है और भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी सकारात्मक प्रभाव है इसका। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लिए प्रभाव के साथ ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण कमी ला सकता है। ठीक है, तो यह अत्यंत उपयोगी होने वाला है अगर इसका प्रयोग बढ़ते हैं तो। अब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड को देखते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को दिल्ली में की गई थी। इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो हैं बी एस नकई, और एमडी और सीईओ हैं इसके डॉक्टर यू एस अवस्थी। लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में हमारे जो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्हें डब्ल्यूएचओ के द्वारा सम्मानित किया गया था। और इन्हें तंबाकू के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, डब्ल्यू एच ओ। हाल ही में डब्ल्यू एच ओ ने डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण में किए गए प्रयासों के लिए सम्मानित किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए दिया गया। डब्ल्यू एच ओ के जो महानिदेशक हैं अभी टेड्रोस एडनयम, विशेष मान्यता पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार का नाम है डब्ल्यू एच ओ महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार। डॉक्टर हर्षवर्धन नेतृत्व में इन्होंने ई सिगरेट, गर्म तंबाकू उत्पादों इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2019 के राष्ट्रीय कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
तो WHO ने इन्हें सम्मानित किया है। WHO की जो स्थापना की गई थी वो 7 अप्रैल 1948 को। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड। इसके जो अभी डायरेक्टर जनरल है वो है टेड्रोस एडनम। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंकुर योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो हाल ही में एक अंकुर योजना है जिसमें अगर कोई भी राज्य का नागरिक पेड़ पौधे लगाता है तो उसे प्राणवायु पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने यह योजना शुरू की है। नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अंकुर योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंकुर योजना की जो है शुरुआत की। इस पहल में जो भाग लेने वाले नागरिक हैं उन्हें कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही में उन्हें प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। मानसून के दौरान यह वृक्षारोपण अभियान है एक, जिसमें पेड़ लगाते समय एक तस्वीर आपको अपलोड करना पड़ेगी और 30 दिनों के बाद फिर से दूसरी तस्वीर जो है आपको अपलोड करना पड़ेगी। भाग लेने के जो भी इच्छुक नागरिक हैं वो अपने प्रबंधन के लिए राज्य द्वारा शुरू किए गए वायुदूत ऐप, जो कि मध्य प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था, इस पर अपना पंजीकरण करा के वृक्षारोपण अभियान में भाग ले सकते हैं। तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल। मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और इसके जो राज्यपाल हैं वो अभी आनंदीबेन पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस जो कि दूध की महत्वता को बताने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 जून को। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? 1 जून को। प्रत्येक वर्ष जो है विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है खाद्य व कृषि संगठन वैश्विक खाद्य के रूप में। जो यूएन की शाखा है संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन वैश्विक खाद्य, इसको दूध के महत्व को पहचानने के लिए और डेयरी क्षेत्र के सम्मान के लिए 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जो इसका विषय रखा गया वो है पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी में स्थिरता। 2001 में इसे शुरुआत की गई थी। विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने और डेयरी क्षेत्र को सम्मानित करने के लिए इसे शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र को देख लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसके अभी सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वैश्विक माता पिता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो माता पिता हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए 1 जून को प्रत्येक वर्ष जो है वैश्विक माता पिता दिवस जो मातृपितृ दिवस मनाया जाता है। वैश्विक मातृपितृ दिवस ये 1 जून है, 1 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए हर साल 1 जून को वैश्विक मातृपितृ दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अपने बच्चों के पालन पोषण, सुरक्षा में परिवार की प्राथमिकता जिम्मेदारी को सम्मानित करता है और अपने बच्चों के लिए सभी माता पिता की जो निस्वार्थ प्रतिबद्धता होती है उसे स्वीकार करता है। पालन पोषण में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है और माता पिता को सम्मानित करने के लिए 2012 में महासभा द्वारा इस दिन को नामित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट्स में। इसको खोजा गया था 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में। इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है स्टार गॉजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो हाल ही में रवि शास्त्री ने अपनी पहली पुस्तक लॉन्च की है और वो अपना खुद का पब्लिकेशन हाउस जो है शुरू करने वाले हैं। तो उनकी जो पहली पुस्तक है वो अभी स्टार गॉजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, जो कि इनके खुद के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है और इसमें इन्होंने बताया कि इन्हें किन किन खिलाड़ियों से प्रेरणा मिली है। इसमें दुनिया के सभी वो महान खिलाड़ी हैं जिनसे इन्हें प्रेरणा मिली हुई। तो रवि शास्त्री ने हाल ही में इस पुस्तक को लॉन्च किया है। स्टार गोजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, जो कि रवि शास्त्री की पहली पुस्तक है। रवि शास्त्री जी कौन है? रवि शास्त्री जी ने अपना स्वयं का अभी हाल ही में प्रकाशन जो है शुरू किया और रवि शास्त्री जी एक जाने माने क्रिकेट के खिलाड़ी रह चुके हैं। इनकी पुस्तक है स्टार गोजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, जिनके सह लेखक हैं अयाज मेमन। पुस्तक का जो प्रकाशन है वो हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किया जा रहा है। 25 जून 2021 को यह पुस्तक रिलीज़ होगी। इस पुस्तक में दुनिया भर में मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने रवि शास्त्री जी को प्रभावित किया है या प्रेरित किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मैग्मा फिनकॉर्प के चेयरमैन किसे बनाया गया? तो हाल ही में मैग्मा फिनकॉर्प के चेयरमैन आदर पूनावाला को बनाया गया। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। आदर पूनावाला को बनाया गया मैग्मा फिनकॉर्प का चेयरमैन। तो हाल ही में आदर पूनावाला को मैग्मा फिनकॉर्प का चेयरमैन बनाया गया। ये हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के भी CEO हैं अभी, जो अभी बहुत फेमस है।
ठीक है, आप मुझे बताएं ये क्यों फेमस है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं ये क्यों फेमस हैं अभी। ठीक। इसके आगे देखते हैं विजय देशवाल, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के बिजनेस हेड हैं, उन्हें मैग्मा फिनकॉर्प का सीईओ बनाया गया है। और अजय बटूड़ा जी, जो कि मैग्मा फिनकॉर्प के एमडी जिन्हें बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, डीजीएनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो हाल ही में डीजीएनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप, जो कि एनसीसी क्रेडिट हैं उन्हें, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड नोट्स और जो भी इंस्ट्रक्शन देने हैं और उनकी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन उन्हें देने हैं, तो उसके लिए ये लॉन्च की गई। तो हाल ही में डॉक्टर अजय कुमार, जो कि अभी रक्षा सचिव हैं सॉरी, जो कि अभी रक्षा सचिव है हमारे, उनके द्वारा यह लॉन्च की गई। तो रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार सॉरी, एनसीसी कैडेट को आधार सूचना और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए डीजी एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है। यह ऐप कोविड-19 के महामारी में एनसीसी कैडेट को ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में सहायता करेगा। इसका जो उद्देश्य है वो संबंधित बुनियादी जानकारी और संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण वीडियो आदि एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना, और कैडेट ऑनलाइन में प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से प्रमाण पत्र में परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, और इस ऐप को डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप विकसित किया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में हम देखते हैं। यह भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा है, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, और स्कूल और कॉलेज के छात्र स्वैच्छिक आधार पर इसमें शामिल होते हैं। यह एक त्रिसेवा संगठन है, यानी इसमें तीनों सेनाओं के संगठन है सेना है, नौसेना और वायुसेना। एनसीसी के देश के जो युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिक बनाती है। कैडेट्स की भर्ती कौन करता है। तो कैडेट्स की भर्ती जो उच्च विश्वविद्यालय और जो उच्च माध्यमिक स्कूल और कॉलेज के लेवल पर होते हैं, तो उनके द्वारा इन्हें भर्ती किया जाता है, और सोल्जर यूथ फाउंडेशन के द्वारा इन कैडेटों को भर्ती करते हैं। छोटे हथियारों और ड्रिल में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद सक्रिय सैन्य सेवा के अधिकारियों और कैडेटों को कोई दायित्व तो नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं कि वह सेना में भर्ती हो, लेकिन उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी जनरल और जो भी सामान्य तरीके की ट्रेनिंग होती है वो सारी दी जाती हैं। एनसीसी बनाई कब गई थी। एनसीसी 1950 को अधिनियम 1950 के अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, और यह सेना में जो कमी हो रही थी उस समय, जो भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत विश्वविद्यालय कोर की तर्ज पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पहला स्वदेशी एमबीटेक टेम्परेचर डाटा लॉगर किसके द्वारा बनाया गया। तो हाल ही में पहला स्वदेशी एमबीटेक टेम्परेचर डाटा लॉगर आईआईटी रोपड़ के द्वारा बनाया गया है। एमबीटेक का जो भारत का पहला स्वदेशी टेम्परेचर डाटा लॉगर है, जो कि आईआईटी रोपड़ के द्वारा बनाया गया है, एंटी टैग है। ठीक है, जो कोल्ड चेन से प्रबंधन विकसित कर भारत का पहला स्वदेशी डाटा लॉगर है। एमबीटेक को यूएसबी डिवाइस के आकार का बनाया गया है। यह लगातार अपने आसपास के तापमान को रिकॉर्ड करता है, और बाजार में उपलब्ध अन्य उपकरणों के विपरीत 90 दिनों के किसी भी समय क्षेत्र में सिंगल चार्ज पर -40 से +80 डिग्री तापमान का पता लगा सकता है। बाजार में उपलब्ध अन्य उपकरण केवल 30-60 दिनों की अवधि के लिए डाटा रिकॉर्ड करते हैं। इस यूएसबी किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट करके रिकॉर्ड किए गए डाटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। लॉगर का क्या महत्व है। लॉगर द्वारा दर्ज तापमान में आगे यह जानने में मदद करेगा कि क्या दुनिया में कहीं से परिवहन की आने जाने वाली विशेष वस्तु अभी प्रयोग करने योग्य है, तापमान भिन्नता के कारण नष्ट हो गई है, या कोविड-19 वैक्सीन, अंगों और रक्त परिवहन इत्यादि के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। सब्जियों, मांस, डेयरी उत्पाद जैसी खराब होने वाली जो चीज़ें हैं उनके लिए यह बहुत उपयोगी होगा। एमबीटेक को टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब अवध, यानी एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब के द्वारा और इसके स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट के द्वारा विकसित किया गया। अवध आईआईटी, जो कि अवध आईआईटी रोपड़ में एक शोध केंद्र है। ठीक है, ये जो अवध है वो आईआईटी रोपड़ में एक शोध केंद्र है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी डीएसटी और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड सैर्ब के समर्थन में स्थापित किया गया। यह कृषि और पानी के क्षेत्र में व्यापक शोध करता है। तो दोस्तों, 2 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के पॉइंट्स थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। और जो पिछली 1 जून की जो वीडियो है वो इसके बाद हम आज ही अपलोड कर देंगे, क्योंकि कल कुछ लैपटॉप में ख़राबी आ गई थी। मैंने वो डाला भी था उस पर पोस्ट टेलीग्राम पर, जिसके कारण कल की वीडियो नहीं हो पाई थी। तो आज वो वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सारे वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए, जिससे आपको सारे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको जो पीडीएफ है वो सारी मिलती रहेंगी, और फेसबुक पर हमारे जो सारे अपडेट हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो ये हमारी टेलीग्राम की लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और ये हमारा फेसबुक पेज की लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं।
पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और फेसबुक पेज पर हम सारे अपडेट आपके डालते रहते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा करंट अफेयर का पॉइंट्स जो डेली आते हैं वो हम सारे डालते रहते हैं वहाँ पर अपडेट। तो सब्सक्राइब करें अपने मिसल एकेडमी चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें इसे, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।